हाँ तो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में आ गई है भाई, देख लो अब। ये ऑर्डर आ रहा है आपका सामने है ABECFT, बाकी और कुछ भी ऑर्डर में बताऊंगा नहीं। चेक करते हैं आगे, चेक करते हैं आगे, है ना। अगर इसका ऑर्डर पता चल गया है, तो मैं ध्यान रखो, इसका ऑर्डर पता चल गया है तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी लगाना आ गया है, ये मान के चलिए। आपके पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिसमें आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डी वाला सबसे कम है क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे सबसे कम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख रहा हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम हो गया अपने पास, आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर कहेंगे इसको रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, मीजो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट मैंने पहले ही बताया था, मीजोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्डेड में सिस्टम में लगता है, याद है ना। जब अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, तो स्टार्टिंग में कॉन्जुगेटेड सिस्टम के कॉन्जुगेटेड सॉरी, जब मैंने इफेक्ट बताया था तो आपको बताया था इंडक्टिव है, रेजोनेंस इफेक्ट है, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड में लगता है, मीजोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्डेड में लगता है, पाई बॉन्ड में लगता है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगता है। सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट, लिख लीजिए दिस इज द परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। where the displacement of conjugated electrons this is the permanent effect where the displacement of conjugated pi electrons are influenced by the group attached to carbon chain। ठीक है ना, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम उसी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब ये तभी ऑपरेट होगा जब आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। इट ऑपरेट्स ओनली, लिख सकते हैं, इट ऑपरेट्स ओनली इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही ऑपरेट करेगा, बाकी ऑपरेट नहीं करेगा। ऑपरेट्स ओनली इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। पॉइंट सी लिख रहा हूँ, जैसे कि हमें पता ही है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ऑपरेट करेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बताइए आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम का, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसको मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरह काम करा सकता हूँ। सोचिए क्या हो सकता है। बेंजीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए हम बेंजीन सोच के चलेंगे, और हम उस पर चेक करेंगे कि उस बेंजीन पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, उस पर चेक करेंगे, ठीक है। कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर मैं सिस्टम हूं और मुझसे कोई खींचेगा, कोई मुझसे लेके जाएगा, जो मेरी तरफ से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस, मतलब सॉरी, इफेक्टिंग क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप की वजह से इफेक्ट होता है। अगर कोई ग्रुप खींच रहा है तो वो कैसा होगा, माइनस का होगा। अगर वो ग्रुप दे रहा है तो वो कैसा होगा, प्लस का होगा। सही है कि नहीं, क्योंकि हम ग्रुप पढ़ रहे होते हैं, सिस्टम पे नहीं, सिस्टम पे तो उल्टा चाल रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, पहले एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन। पॉइंट ठीक हो रहा है, एम इफेक्ट हैज नो कोरिलेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिटवीन द एटम्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे काम करती है,
और मीजोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड से काम कर रहा है, तो इसलिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, लिख लीजिए अगेन, दीज आर टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं, कौन से आपको पता ही है। एक होता है आपका कौन सा, फर्स्ट प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स, ग्रुप्स होंगे, सिंपल सी बात है, ग्रुप्स होंगे। दूसरा होता है माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स। ढंग से समझिएगा, कुछ है नहीं खास इसमें, बस पार्ट समझने का है और जो कि बहुत आगे तक यूजफुल पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहला पॉइंट, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप्स। प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, देखिए पहले मैं एक आपको सबसे बहुत इजी एग्जांपल बता दूं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका ओपन चेन भी हो सकता है, यानी कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे रखा है, ओपन चेन है, ये ग्रुप दे रखा है आपको, ठीक है। अगर ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के इधर आ जाए तो इसका मतलब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा कि नहीं, इस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है घट रही है, सोचिए आप। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा इफेक्टिंग ग्रुप होगा मेरा, कैसा इफेक्टिंग ग्रुप हो, कैसा इफेक्टिंग ग्रुप होगा, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप होगा, ये प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि कोई भी अगर ग्रुप कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बढ़ा रहा है तो कैसा होगा, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप होगा। तो इसके लिए डेफिनेशन पे मैं लिख सकता हूँ, इफ द ग्रुप पुश द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर नोन एज प्लस एम इफेक्ट। क्या लिखवाने की जरूरत है, आई डोंट थिंक कि लिखवाने की जरूरत है। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, लिख लीजिएगा खुद से, इफ द ग्रुप पुश द इलेक्ट्रॉन्स, पुश द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर नोन एज प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, सोच लो आप, क्लियर है कि नहीं। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ डेफिनेशन में, बिल्कुल भी नहीं लिखवा रहा हूँ, बस सीधा सीधा बताते चल रहा हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल ये था, लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है अगर हमें सोचना है तो बेंजीन है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए। आप भी जानते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कौन सा, क्या कर दूं बेटा, रिपीट रिपीट क्या कर दो इसमें, अगर कोई ग्रुप, इफ द ग्रुप पुश द पाई इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर नोन एज प्लस एम इफेक्टिव ग्रुप। कॉन्जुगेटेड सिस्टम सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है हमारे पास, बेंजीन। तो बेंजीन पे लगाइए क्या आप कोई ग्रुप, है कि नहीं। अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप लगाएंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, सिंपल सी बात है, जैसे ग्रुप के एग्जांपल के तौर पे आप लगाइए OH, बताइए भाई OH कैसा इफेक्टिंग ग्रुप होगा, OH कैसा इफेक्टिंग ग्रुप होगा, प्लस एम। क्यों, क्योंकि ये अपने लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा, इधर आएगा, इस पूरे बेंजीन के सिस्टम पे देखेंगे, इस पूरे बेंजीन के सिस्टम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और ऊपर कैसे आएगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो OH ग्रुप है वो उसको इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इन बेंजीन रिंग, प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप है। तो हम ग्रुप को ऐसे लिख सकते हैं कि कौन से ग्रुप होते हैं, देखो तो ग्रुप लिख रहा हूं मैं, तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे OH X, मतलब कि ClBr OR X NH2, और भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कौन से NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये सब यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग है जुड़ा हुआ, अगर जुड़ा हुआ लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है तो। और कौन सा ले सकता हूँ, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये लोन पेयर एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं। तो तुम्हें कंडीशन क्या पता चली, कंडीशन क्या दिख रही है, क्या दिख रहा है इसमें, जी की वैल्यू पे कंडीशन कैसी दिख रही है, बताना क्या कंडीशन लग रही है, क्या कंडीशन लग रही है प्लस एम के लिए, हाँ लोन पेयर कंटेनिंग एटम होना चाहिए, यही कंडीशन लिखा हो, ठीक है, ये कंडीशन लिखा हो। जैसे अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर प्लस एम इफेक्टिंग,
कंडीशन क्या होगी कि इफ लोन पेयर कंटेनिंग एटम is directly connected with benzene ring. देखो मैं benzene ring लिख रहा हूँ directly. Is directly connected with benzene ring. Then the group is known as plus M affecting group. ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? सोच लो. ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप देखिएगा. सेकेंड है माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप. माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे. यानी कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप, और ये कैसा है? दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो कैसा होगा? माइनस एम इफेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करेगा. सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? बोलो. सोचो आप कि जब इलेक्ट्रॉन लगा होगा, मतलब कोई भी बॉन्ड लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कब खींच सकता है? जब या तो बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, सोचो वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर कुछ ऐसा हो, देखो C डबल बॉन्ड OH हो. इसको सोचो पहले आप. ये बाहर की तरफ खींचेगा कि नहीं? ये बाहर की तरफ खींचेगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये कहेगा भाई तुम बाहर आओ, इससे बाहर आओ. तो बेंजीन रिंग पर कैसा चार्ज आएगा? बेंजीन रिंग पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज होगा. और इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पूरे पे नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा. तो ये कैसा ग्रुप हो गया? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया कि नहीं? सोचो, समझ लो बेटा, बताओ है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो. अब तुम अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ या ना बताओ. सही है ना? तो देखो मैं एक कंडीशन सोच रहा हूँ. देखो मेरे को क्या कंडीशन दिख रही है. जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है वो तभी खींच पाएगा बाहर की तरफ जब वो खुद डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, जब वो खुद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होगा विद मल्टीपल. डायरेक्टली कनेक्टेड एटम इज आल्सो कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद मल्टीपल बॉन्ड. तभी तो वो खींच पाएगा बाहर की तरफ. सोचो ये पॉइंट है, ये कहीं पॉइंट मिलेंगे नहीं ऐसे. ये बताना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली लिखे हुए पॉइंट बता रहा हूँ मैं. सही है कि नहीं? तो मैं ग्रुप लिख रहा हूँ पहले तो कि कौन से ग्रुप हो सकते हैं. आप ग्रुप देखो कि कैसे कैसे ग्रुप हो सकते हैं. ग्रुप में आप क्या क्या ले सकते हो? जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जैसे CHO एल्डिहाइड लिया है तो कीटोन भी ले लो, कीटोन लिया है तो NO2 भी ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो, COH ले लो, SO3H ले लो, जो ग्रुप मिलना चाहे वैसे ले लो. और साथ में ये N डबल बॉन्ड O और इसके पास लोन पेयर ये भी ले लो. ये दोनों तरीके से काम कर सकता है. ये आपका प्लस M की तरह काम कर सकता है, ये माइनस M की तरह काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. सही है कि नहीं? डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. दोनों तरीके से काम कर सकता है. अगर कोई पूछे कि इसके माइनस M का ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे ऑर्डर आप लगाते थे ना पहले I के लिए, वैसे लगा सकते हैं. मतलब NO2 का माइनस M ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CN, एज कंपेयर टू SO3H, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, एज कंपेयर टू. अगर ये भी तो पूछ सकता है ना कि किसका ऑर्डर ज्यादा है किसका ऑर्डर कम है, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं. NO2 का माइनस M ज्यादा होगा, ऐसा नहीं सबका माइनस M बराबर होगा. तो NO2 का माइनस M ज्यादा होगा. ऊपर वाले में भी ऐसे ही है. ऊपर वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ऊपर वाले में जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर ऑर्डर कभी कभी आता भी है तो ऑर्डर ऐसे पूछेगा वो कि भैया बताइए CH2 नेगेटिव दे रखा है, NH2 दे रखा है, इसके पास लोन पेयर है, और OH दे रखा है, इसके पास लोन पेयर है. आप बताइए कि इन तीनों में से कौन जल्दी देगा? तो ऑब्वियस सी बात है यार, कौन जल्दी देगा? CH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और एज कंपेयर टू ऑक्सीजन.
तो जल्दी कौन देगा, CH यहाँ देगा। जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी वो CH2 की ज्यादा होगी। ये है पॉइंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यहाँ चेक किया है, पर लेकिन वैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट नहीं होता है -m के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि भैया ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये कार्बन है, फिर भी अपने इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया कि NO दोनों में है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो लोन पेयर देके काम चला सकता है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड O को रेजोनेंस में करा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ध्यान रखना इस चीज को, ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन है कि कैसे आपको इफेक्ट करा रहा है। अगर स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ रही है दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन देखो, मैं इसकी कंडीशन लिख के दे रहा हूँ, कंडीशन बहुत जरूरी है। कंडीशन फॉर -m इफेक्टिंग ग्रुप, कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन आपने देखी, कंडीशन क्या है बेटा, तुम इतना सारा लिख देती हो ना, इसलिए मैं तुमसे बोला माइक ऑन करके भी पूछ सकती हो। कंडीशन क्या है, जैसे कंडीशन पहली बोलो, मैंने देखा कि वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट एट डायरेक्टली कनेक्टेड एटम। पहले पॉइंट तो यही है, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट एट डायरेक्टली कनेक्टेड एटम। वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ बेटा ईस्टर भी वही होगा, एस्टर भी सेम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, C डबल बॉन्ड हो, OR होगा, एनाइड्राइड भी वही होगा, सब सेम ही है। अभी एक सेकंड रुको, अभी आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, पहले पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, सेकंड पॉइंट के लिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम इज आल्सो कनेक्टेड विद, डायरेक्टली connected atom is also connected with multiple bond, with more electronegative atom। अब मैं जाए नहीं वो पूछ, connected with multiple bond with more electronegative atom। ध्रुव कुछ पूछना है, थोड़ा माइक कम हो जाता है। इज कॉल्ड -m। हाँ भाई, इन दोनों पॉइंट को समझ लो, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे में सेम ही है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के हिसाब से सेम ही है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो ये तो मैं पता चला, डायरेक्टली कनेक्टेड एटम इज आल्सो कनेक्टेड विद मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये दिख रहा है हमें, ये बेचारा बेंजीन किससे, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन एक मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O करके। सही है कि नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड O के थ्रू जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू। तो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बाहर की तरफ ही आएगा, है कि नहीं, बोलो अरे हाँ या ना। हाँ चारू बोलो। सर अगर ये कार्बन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा होता तो फिर ये +m इफेक्टिंग ग्रुप होता। पहले ये बताओ कि अब ये कार्बन किससे जुड़ा होता, कोई ग्रुप तो लगाओगे कि नहीं। ओके सर, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। यहाँ पर मैंने अभी ये दिखाया है कि ये C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट है, आप इतना देखिए कि ये किससे कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड नहीं। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पॉइंट इसकी कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा ग्रुप है जो कॉन्जुगेशन शो ही नहीं कर सकता तो उसका कॉन्जुगेशन होगा नहीं ना, फिर तो इसका मतलब वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा ना वो ग्रुप। पॉइंट भी ये तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा करेगा ही करेगा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह CH3 लिख दूं तो CH3 को मतलब CH3 को ना तो डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, क्यों, CH3 के साथ रेजोनेंस होता ही नहीं है। आप खुद सोचिए, CH3 को रेजोनेंस शो करेगा नहीं, तो CH3 क्या +m इफेक्टिंग ग्रुप है, नहीं, क्या -m है, नहीं, क्योंकि वो मेसोमेरिक शो ही नहीं कर रहा। क्लियर हुआ सबको, ठीक है ना चारू। एक और चीज बता रहा था, वो सुनो। मैंने कहा कि ये हमेशा बाहर की तरफ खींच रहा है। आप एक बात सोचिए, मैंने आपको बोला था कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आप क्या करिए, 2 बॉन्ड दे रखे ना, आप एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए,
और करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव सोचिए, कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? सोचिए, बताइए भाई, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुई कि नहीं? डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये सेम ही बात है ना, क्योंकि ये सभी वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे अपने आप में, सब करेंगे ये। कैसे? ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और इस पर वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होगी ही होगी। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और इस पर वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होगी ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे में सेम ही है। मैंने यही बोला, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट हो या फिर कराई जाए। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड से कराई जा सकती है वो, कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? इसमें एक और ग्रुप लिख सकते हैं आप, इसमें एक और ग्रुप कौन सा? CH2 पॉजिटिव। CH2 पॉजिटिव भी काम करेगा तुम्हारा किसका? प्लस M की तरह, सॉरी माइनस M की तरह। कैसे? CH2 पॉजिटिव भी तो खींचेगा ही ना, बेंजीन पे CH2 पॉजिटिव लगा दो, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? चलिए, तो ये आपकी कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखिए मीसोमेरिक इफेक्ट पर, नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट चाहिए। नोट में जैसे पहला पॉइंट है, तुम्हें खुद पता है, तुम्हें याद है, तुम्हें याद होगा कि अगर मैं ऊपर वाले ग्रुप की बात करूं, इसी ग्रुप की बात करूं, तो तुम्हें पता है कि इसका पॉजिटिव, ये इसकी वजह से बेंजीन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव आएगा कहां कहां पर, ये बताओ, पॉजिटिव आएगा कहां कहां पर? ऑर्थो और पैरा। वेरी गुड संभव, ऑर्थो और पैरा पर। तो इसका मतलब मीसोमेरिक इफेक्ट कहां कहां ऑपरेट हो रहा है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर ऑपरेट ही नहीं होता। तो लिखिए नेक्स्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट, पहला पॉइंट यही है, काम का पॉइंट है ये। मीसोमेरिक इफेक्ट operates only at ortho and para position, but inductive effect सब जगह काम करता है, but inductive effect operates at all three positions। चाहे आप ऑर्थो कहिए, मेटा कहिए, चाहे पैरा कहिए, वो तीनों पे काम करता है और डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ, एंड इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये डिक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर एग्जांपल लेके, ये बेंजीन रिंग है भाई, इस पे लगाया मैंने OH, इस पे है लोन पेयर, तो भैया ये दोनों ग्रुप है, ये कैसा होगा? ये कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? ये नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो ये कैसा होगा? ऑर्थो और पैरा पे काम कर रहा है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ना, केमिकल रिएक्शन कराऊंगा फिनॉल की, तो मैं ये कहूंगा कि ये फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कोई अटैक करने आएगा, कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करने आएगा, तो कहां पर अटैक कर सकता है? खुद सोचो आप, बेंजीन पे कहां कहां अटैक कर सकता है? ऑर्थो और पैरा पर। क्यों? क्योंकि OH चाहता है कि वो ऑर्थो और पैरा पर आए, क्योंकि OH चाहता है कि वो ऑर्थो और पैरा पर आए। इन पॉइंटों से कम नहीं तो 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक ही तरीके से 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो यही बता रहा हूँ, मीसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट होता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं तो नोट कर लिया सब लोगों ने? दूसरा पॉइंट है, रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। ये तीनों का ऑर्डर है। रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग करेगा, रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे, हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा डोमिनेटिंग करेगा इंडक्टिव पे। तो यानी कि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेटिंग करेगा इंडक्टिव पे, एक्सेप्ट फॉर हैलोजेंस।
ये ऑर्डर लगता है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर हेलोजन, हेलोजन के लिए ये ऑर्डर नहीं लगता है। हेलोजन के केस के लिए ये ऑर्डर नहीं लगता है। हेलोजन के केस के लिए क्या हो जाता है, बेंजीन पर अगर हेलोजन लगी हुई है, यानी कि अगर एक्स लगा हुआ है, आपको बता दूं इसका मीजोमेरिक इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। माइनस आई डोमिनेट करता है इसका प्लस एम पर, चाहे आप कुछ भी लगा दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन तो ये यूज ही नहीं होता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज्यादातर यूज होते हैं। माइनस आई इज डोमिनेटिंग ओवर प्लस है, ये आपको याद रखना है बेटा। भी कर लोगे याद ये ना। अरे कर लोगे कि नहीं, हाँ या ना। तीसरे टाइप का पार्ट है, तीसरा पॉइंट, जो प्लस आर इफेक्टिंग ग्रुप होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होंगे उन पे। तो प्लस आर प्लस आई इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ऑब्वियस सी बात है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ये अपने आप में क्वेश्चन बन के आता है एक तरीके से, कुछ नहीं है, सेम ही टाइप का, ठीक है। बताइए भाई, क्लियर हो गया ये पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो गए हो तो आगे बढ़े। 3 पॉइंट लिखवाए हैं, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन से ग्रुप का क्या क्या इफेक्ट है, विच वन इज डोमिनेटिंग। क्वेश्चन है, टेल द इफेक्ट ऑफ ग्रुप एंड विच इज डोमिनेटिंग। ठीक है, आपको बस ग्रुप बताना है, मतलब ग्रुप का इफेक्ट बताना है कि कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है और डोमिनेटिंग कौन सा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बेंजीन पे ही ले रहा हूँ जबकि ज्यादातर, बताइए भाई, ये कौन से इफेक्ट, ये कौन से ग्रुप को इफेक्ट को शो करेगा और कौन सा डोमिनेटिंग होगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हाथ उठाया करो तुरंत, नहीं मैं पूछ दिया करूंगा, बोल दिया करो यार। इतना लिखने की किसी को जरूरत नहीं है, हाथ उठाओ, जिसका पहला हो गया है हाथ उठाओ, तो खुद ही पूछ लेता हूँ। माइक ऑन करो, बोलो, किसी को पूछना नहीं। पहले वाले में कौन सा डोमिनेटिंग होगा भाई, NO2 को कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस एम और माइनस आई, विच वन इज डोमिनेटिंग, माइनस एम इज डोमिनेटिंग। NO2 इज माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप। कहां से पता नहीं कौन से तरीके से लगाया इसने प्लस, ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है भाई, ऊपर सब लिखवा चुका हूँ। बताओगे भाई? नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, बढ़िया है, चलो अपने आप ही कर लेते हैं हम। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला यानी ये OH है। OH तुम्हें पता ही है, OH कौन सा इफेक्टिंग ग्रुप होता है। OH के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ये देगा तो ये प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप है, बाकी का माइनस आई होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खींचेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और प्लस एम इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई, प्लस एम इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई, ठीक है। न्यूमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। ये नहीं आ रहा है समझ में तो भैया छोड़ दो, ज्यादा जरूरत नहीं है, आराम से
अभी सब्जियां बहुत महंगी चल रही, सब्जियों का ठेला वेला लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इतना लोड कौन कह रहा है कि भैया इतना लोड लेने की? चकाचक बिजनेस चल रहा है सब्जियों का। हाँ जो भी लिखो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो बोल रहा हूँ, बोल ही दो, लिखने की जरूरत है, बताओ, बोल के बता दो। तीसरे वाले में कौन से इफेक्ट होंगे? हाँ तीसरे वाले में होगा तो प्रखर है, पता नहीं एक ने और गड़बड़ इस वाले में प्लस एम है इसका, क्योंकि लोन पेयर है, साथ में ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है और ये डोमिनेटिंग है। पता नहीं कहाँ ध्यान है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस आई होता है। भगवान जाने याद होगा कि नहीं। NH3 पॉजिटिव, बताओ भाई कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं? फोर्थ वाला कौन सा है? माइनस एम और माइनस आई, डोमिनेटिंग इज माइनस एम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पता होने चाहिए यार, मैं चाहता हूँ दोनों पता हो, ये दोनों लगेंगे ना, ग्रुप इफेक्ट तो दोनों ही लगेंगे ना। ऐसा तो है नहीं है कि अकेला इफेक्ट लग जाएगा काम हो जाएगा। फिफ्थ, फिफ्थ वाला बताओ। माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, बिल्कुल ये है एक्सेप्शन। हेलोजेंस के लिए इंडक्टिव डोमिनेटिंग, ठीक है, हेलोजेंस के लिए इंडक्टिव डोमिनेटिंग। नेक्स्ट सिक्स वाले के लिए गलत है प्रखर तुम्हारा। माइनस एम इज डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई, वेरी गुड। प्लस एम ग्रेटर माइनस आई, पानी लो और डूब मरो, सिर्फ अकेला माइनस आई शो करेगा और कुछ भी शो नहीं करेगा। बजाय पढ़ लेना आराम से, दो मीजो मेरे से, कोई मीजो मेरे के इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, प्लस नहीं है, माइनस माइनस कुछ नहीं है, जो भी है पढ़ लेना आराम से, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। क्वेश्चन करा लेता हूँ आगे। क्वेश्चन लिखिए भैया आगे। कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। ईडी इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर, इसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा, खींच रहा है बस और कुछ नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा सकता कभी, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है आपको, ऑर्डर में ही लगाना है एक तरीके से, तो किस पे ज्यादा होगी और किस पे कम, है ना। हाँ भाई, कंपेयर करिए।
कंपेयर करिए जल्दी, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए बी सी डी ई लिखा था मैंने तो यार, मतलब डी ई बी सी ए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है तुम्हारा। ऑर्डर चाहिए बेटा, ऑर्डर चाहिए। क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? शिव जी की भांग नहीं उतरी है तुम्हारी अभी? उतार लो भाई, उतार लो। ऑर्डर चाहिए। अच्छा, बी इक्वल्स टू ई भी आ गया एक का। सबके ग्रुप के इफेक्ट लिखो भैया, इफेक्ट लिखने होते हैं। इसमें क्या लग रहा है? इसमें माइनस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, जिसमें कि माइनस एम डोमिनेटिंग है, तो इसकी मौत हो रही है, खींच रहा है माइनस एम से। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। इसमें माइनस आई लग रहा है और प्लस एम लग रहा है, जिसमें माइनस आई डोमिनेटिंग है। इसमें प्लस एम लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, जिसमें कि प्लस एम डोमिनेटिंग है। और इसमें सिर्फ प्लस आई लग रहा है, अभी तक तो हमने जो पढ़ा है उतने से। इसमें सिर्फ प्लस आई लग रहा है, ठीक है कि नहीं? पहले बताइए, क्या आपने ये सब चीजें लिखी? ऐसे ही लिख कर काम होगा। आप बस इतना बता दीजिए, क्या आपने ये सब चीजें लिख ली? बताओ भाई, क्या ये ऐसी चीजें लिखी? नहीं लिखी होंगी, कोई बात नहीं है, जिन्हें नहीं लिखी है वो सीख जाएंगे अभी। अभी अब आपको देखना है कि किसमें डोमिनेटिंग है। तो भैया यहाँ सबसे पहले लड़ने वाले प्लस है, जो जीता है इन दोनों में पहले ये है, तो प्लस एम आएगा आगे लड़ने के लिए, बाकी सब तो हार देंगे। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा डी वाला। डी वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। कोई नाप तोल के नहीं निकाल सकते इसकी, सर प्लस एम की वजह से बढ़ रही होगी, माइनस आई की वजह से। प्लस एम की वजह से ही डोमिनेटिंग है वो, भाड़ में जाने दो माइनस आई को। प्लस एम की वजह से ही डोमिनेटिंग है पूरा। माइनस आई पे तो आने ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस एम डोमिनेटिंग है माइनस आई से। तो मैं तो प्लस एम से कंपेयर करूंगा ना, मेरे पास कोई स्केल थोड़ी है तो 5 इसका है 10 वैल्यू उसकी है। कंपेयर कर लिया मैंने ऐसे भी, मुझे जरूरत ही नहीं है डर की। ठीक है, हाँ। इसके बाद प्लस वाले कौन है? प्लस वाला कौन कौन है भैया? प्लस वाला ये है, तो प्लस वाला ये है तो फिर आएगा ई। अब प्लस वाला तो कोई है नहीं, लेकिन माइनस में भी मौत कौन दे रहा है? बी बच गया, बी पे कोई ग्रुप नहीं है। अब माइनस कौन सा है? माइनस आई। आई तो थोड़ा पुअर इफेक्ट होता है ना, आई तो पुअर इफेक्ट होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, माइनस एम से अच्छा है कि वैसे ले लो तो सी, और फिर हो जाएगा सबसे लास्ट में ए। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। सबको समझ में आ गया? तो ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है, मतलब कुछ कर तो सकते नहीं है ऐसा कुछ खास। इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भैया इसको ऐसे याद कर लो, याद कर लो। याद करने का कुछ है नहीं, कुछ भी याद करने का नहीं। क्लास नहीं लोगे, आज की क्लास नहीं लोगे, कल समझ में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। तो आप देख लो, आप समझ में सही आ रहा है कि नहीं। समझ में आ गया सबको? कोई इशू नहीं है, आराम से देख लीजिए, बता दीजिए हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सही रहे कि मैं अपने स्पीड से चल सकता हूँ। ठीक है ना? क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ गया? इशू नहीं है इसमें? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये एक नोट और लिखवाया मैंने, स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे हमें करना क्या है, मोटिव क्या है? स्टेबिलिटी तो कंपेयर करनी है ना इंटरमीडिएट्स की। हम क्या करते हैं? कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, यही तो करते हैं। तो इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन बनता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऐसे ऐसे कंपेयर होती है। पहले हमारे पास प्लस इफेक्ट था अकेला, और हमारे पास मीजोमेरिक भी हो गया है। तो पहले मैं मीजोमेरिक देखूंगा, मतलब मैं पहले वो देखूंगा जो डोमिनेट कर रहा है।
अगर डोमिनेट दोनों में कंपेरेबल सेम है तो फिर मैं उसके बाद दूसरा इफेक्ट भी देखूंगा। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है ना, दो इफेक्ट हो गए तो दोनों को यूज करके काम करना है आपको। चलिए इसके हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब आपको फिर से इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ऊपर कर रहे थे वैसे ही काम है, कुछ है नहीं बस। कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं हुए, एक ले लो पहला ही मान लो। तो मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, वैसे ही आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। देखिए पॉजिटिव की दो नेगेटिव की दो? नेगेटिव की दे देता हूँ। ये ऑर्थो पर, ये मेटा पर, ये पैरा पर, और ये बिल्कुल खाली। चार कंपाउंड दे रखे हैं, ए बी सी और ये डी। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इन ऑल फोर कंपाउंड्स। इन चारों में आपको बताना है किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए, 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। 12 हो रही है, 13 हो गई है, 14 तक आपको मिनट है। सोच लो, 1 मिनट बहुत होती है। 1 मिनट तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके खुद बता दूंगा। ठीक है नहीं? NO2 के पास बगल में नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू देखिए कॉन्जुगेशन कराने में -m और -i दोनों लग रहे होंगे कि नहीं? नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों लग रहे होंगे कि नहीं? सोच लो। सही है, दोनों लग रहे हैं। इंडक्टिव तो लगता ही रहता है अपने आप, क्योंकि इंडक्टिव तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगता है। -m भी लग रहा है, इसका -m भी ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज देखा कि ये इधर से यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन करा के यहाँ, तो इसका मतलब इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर। बताओ क्या यहाँ पे इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करेगा? रुक जा रुक जा रुक जा, क्या यहाँ पे इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट करेगा? मैंने पहले ही बोला था, मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑपरेट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। किसी का भी ऑर्थो और पैरा। अब कुछ सोचो, NO2 का इफेक्ट है तो वो भी कहाँ करता? ऑर्थो पर, यानी कि यहाँ पे इसके ग्रुप पे कर देता। मैं पैरा पर होता तो कर देता, लेकिन यहाँ तो कर ही नहीं सकता ना, मेटा पे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो, तो कौन सा लगेगा इसका इफेक्ट? -i तो लगेगा यार, सिर्फ -i लगेगा। सही है कि नहीं? सिर्फ -i तो लगाओगे, -i भी नहीं लगाओगे? छोड़ दो उसको भी, -i को, -i नहीं लगाए। -i तो लगाऊंगा ना, -i तो काम कर रहा है ना। दूसरे वाले में क्या करेगा? -m और -i फिर से काम करेगा, और इस वाले में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, पहले ये बताओ, क्या ये चारों चीजें समझ में आ गई? जल्दी से बोलो यार, ये चारों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, नाउ क्या कर रहे हैं अब हमें? अब हमें चेक करनी है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तुम्हें पता है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी -m और -i पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉइंट आएगा कि इन दोनों की, ये चारों लड़ने जाएंगे। -m यहाँ से आएगा, -i यहाँ से आएगा, -m यहाँ से तो कोई आएगा ही नहीं। तो कौन जीतेगा? पहले तो ये दोनों तो हार गए, ये तो कहेंगे भैया हम तो बैठे हुए हैं, तुम लड़ लो। पहले इन दोनों में से कौन जीतेगा? कोई नहीं। कौन जीतेगा? ये दोनों जीतेंगे, ये स्टेबिलिटी बढ़ाने में फेवर कर रहे हैं, तो ये -m क्या करेंगे? जीतेंगे। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पर -m है और यहाँ पर -m है, क्या दोनों में -m अलग अलग हो जाएगा क्या? बोलो, क्या दोनों में -m अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि -m डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑब्वियस सी बात है, बी और डी को तो बाद में कंपेयर करूंगा, पहले ए और सी को कंपेयर कर लो, क्योंकि ए और सी बी और डी से तो ज्यादा ही है, ऐसे ही सोच रहा है। ए और सी बी और डी से तो ज्यादा ही है, तो पहले मैं ए और सी को कंपेयर कर लें। ठीक है, -m बराबर हो गया, तो इनसे तो लड़ाई हो गई, खत्म, मर गए।
अब माइनस आई की बारी आती है, तो बताइए दोनों में माइनस आई किस में ज्यादा होगा, इस ऑर्थो वाले में या फिर पैरा वाले में? ऑर्थो वाले में माइनस आई ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, दूर है, तो डोमिनेटिंग कौन सा हो गया, माइनस आई डोमिनेटिंग हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, ए वाले की, फिर सी वाले की। सबसे पहले कंपेयर किया मैंने ए और सी में। तुम कहो कि सर ए और डी से क्यों कंपेयर, अबे भैया ए को डी से भिड़वाओगे तो ए वाले पे तो माइनस एम इफेक्ट ऑलरेडी है, तो माइनस एम तो जीत गया। ए की स्टेबिलिटी तो डी से हमेशा ही ज्यादा है, ए की स्टेबिलिटी बी से हमेशा ही ज्यादा है, तो वो उनसे क्यों लड़े, पहले बराबरी वालों से तो लड़ ले। तो ए का भिड़त किससे हो रहा था, सी से, तो ए और सी में भिड़त, क्योंकि ए और सी तो पहले से ही ज्यादा है दोनों बी और डी से, ये हमने पता कर लिया। ठीक है, अब किसकी बारी आ गई, बी और डी की। तो बी और डी में बताओ कौन ज्यादा होगा, बी वाला ज्यादा होगा, फिर डी। क्यों? क्योंकि बी वाले में माइनस आई इफेक्ट एटलीस्ट लग तो रहा है, थोड़ा बहुत तो खींचेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। हाँ भाई, किसी को ये ऑर्डर में दिक्कत है तो बताओ यार, आप इससे ज्यादा नहीं समझा सकते आप। आपको जैसे लिखना है, देखिए आप ऑर्डर मत लिखिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको लगता है जो जो चीजें आपने काम की है वो आप लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, थ्योरी में लिखिए, प्रैक्टिकल में लिखिए, कुछ भी लिखिए। मेरा काम नहीं है ये लिखना, बार बार मैं इस पे नहीं लिख पाऊंगा कि इस पे ये चीज याद रखना है, ये बता दिया हूँ मैं ये चीज, देख लो आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़े। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सेकंड एग्जांपल करें, पहला वाला एग्जांपल देख लीजिए, आपकी कॉपी में टप चुका है, सेकंड एग्जांपल टाप लीजिए फटाफट से। सेकंड एग्जांपल में कुछ भी नया नहीं है, सेम NO2 लगा रहा हूँ, CH2 पर लगाइए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लगाया NO2, तीन चार क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है बस कि आपने कर लिया ढंग से। पॉजिटिव चार्ज लगाया है NO2, ऑर्डर लगाइए फटाफट से यार, जल्दी से ऑर्डर बता दीजिए भाई क्या आएगा, जल्दी से ऑर्डर बताइए क्या आएगा। गोविंद ठीक है, प्रखर ठीक है, तुम्हारा भी। वंश गलत आंसर है तुम्हारा। अच्छा वंश, तुमने पिछले वाले का आंसर तो नहीं दिया था ना, अगर पिछले वाले का आंसर है वो ACBD है, इसका आंसर कुछ और है। सही है मुकुल? जल्दी बताओ यार। कोई बात नहीं है, ठीक है, पहुंच रही है, इतना ही काफी है यार, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं ही करके बता देता हूँ। कोई और बताएगा? तीन लोगों ने आंसर बताया है। सही है, चलो चेक करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। इन दोनों में इफेक्ट देखिए, फिर से पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस एम माइनस आई डोमिनेटिंग, माइनस एम माइनस आई, फिर माइनस एम और माइनस आई डोमिनेटिंग, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, और ये माइनस वाले सब घटाएंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डी की है। इस केस में ए और सी की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्यों? क्योंकि उनमें माइनस एम लग रहा है, तो पहले डी और फिर हो जाएगा बी, और फिर बन जाएगा कौन सा, सी, और फिर बन जाएगा कौन सा, ए। क्यों? क्योंकि माइनस एम दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पर माइनस आई भी ज्यादा है, जो ज्यादा है तो वो क्या करेगा, खींचेगा ज्यादा, तो उसकी अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा यहाँ पे। कोई ऐसा दिमाग ना लगाए कि सर ये तो जैसे ऊपर लगाया था उसका उल्टा आ गया है आंसर, है मजा आ गया हमें, ये ऐसा कभी नहीं होता, खुद से कंपेयर कर लेना ठीक से। ये क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं यार, सबको क्लियर है ना? कंपेयर कर लोगे ना?
जैसे इंडक्टिव लगा रहे थे वैसे ही मीजोमेरिक है, बस और भी बेंजीन के एग्जांपल्स और बढ़ जाते हैं। चेक कर लेना आप, देखो मैं एग्जांपल और लिख के दे रहा हूँ, होमवर्क लिखिए। CH2 पॉजिटिव है, यहाँ लगाया है OCH3। ये ऑर्थो मेटा वाला बना लीजिएगा, पैरा वाला बना लीजिएगा और सिंपल बेंजीन भी बना दीजिएगा ऐसे। ये आपको समझ में आना जाना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। ये OCH3 मेटा पर भी होगा, OCH3 पैरा पर भी होगा और सिंपल OCH3 भी होगा, ठीक है। यही एग्जांपल फोर्थ वाला, CH2 पर पॉजिटिव लगाया है तो यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव लगा लीजिएगा साथ में, तो फिर से ये OCH3 लगा के मेटा पैरा और ये सिंपल वाला भी। होमवर्क है दोनों, ठीक है। लिखते चलिए, फोर्थ हो गया। फिफ्थ लिखिए, CH2 पर नेगेटिव है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, और मैं यहाँ पे उतने से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करा सकता, कैसे भी नहीं करा सकता। ठीक है, सारे होमवर्क में ही कुछ नहीं है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है और कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास। सेवेंथ और लिख दे रहा हूँ एक और। नोट कर लिया बेटा सारा, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखते हैं एरोमेटिसिटी। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखे हैं, नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानते हैं। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी में मतलब एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना, या फिर और कितने टाइप के एरोमेटिक होते हैं वो, मतलब एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, एक नॉन एरोमेटिक होता है, तीनों टाइप के कंपाउंड्स को हमें पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तीनों टाइप के कंपाउंड लिखने वाला हूँ, जैसे कि आप कॉलम बना लेंगे। एक होता है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट इसी में ही लिखे जाते हैं, तो और कुछ है भी नहीं, ठीक है। दूसरा है आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और लास्ट होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, थोड़ा सा लाइन को इधर कर लेते हैं शिफ्ट करके, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से कंपाउंड्स की लाइनिंग कर ली। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन ही अकेला एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है भैया, है ना। इस पॉइंट से यही पता चलता है कि बेंजीन ही अकेला एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, उनकी दुनिया है पूरी। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? कंपाउंड विच फॉलोज हक्कल्स रूल, ये तो सुना होगा। फॉलोज हक्कल्स रूल,
हक्कल्स रूल, ठीक है, कंपाउंड विच फॉलोज हक्कल्स रूल। अब हक्कल्स रूल क्या होता है, अकेला नहीं होता है कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। हक्कल्स रूल में पॉइंट्स है, प्रॉपर पॉइंट्स होते हैं। जैसे पहला, एक तो ये होना चाहिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसमें कि n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, 0 1 2 3 एंड सो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसका। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइकिल होनी चाहिए उसमें, जरूरी है भैया, बिना साइकिल के एरोमेटिक कैसे हो गया, ठीक है। थर्ड, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। मस्ट बी प्लेनर या ऑलमोस्ट प्लेनर, पता है ना ऑलमोस्ट प्लेनर का बात क्या, क्यों लिखते हैं हम ऑलमोस्ट प्लेनर। ऑलमोस्ट प्लेनर का बात ये होता है कि भैया जितने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है या जितने पार्ट में वो एरोमेटिसिटी दिखा रहा है उतना पार्ट प्लेनर हो तो भी चलेगा, है कि नहीं। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरोमेटिक नहीं रहा, क्यों, क्योंकि CH3 तो प्लेन में नहीं आएगा, तो उससे क्या मतलब है। 6 इलेक्ट्रॉन तो अंदर है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने हैं मुझे, 6 इलेक्ट्रॉन अंदर है, वो अंदर वाला पार्ट प्लेनर है, काम हो गया। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब कंप्लीट क्या होगा, डीलोकलाइजेशन भी होगा। फोर्थ, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन द रिंग, रिंग के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। क्लियर है बेटा ये पॉइंट्स, पहले आप बताइए। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन द रिंग, रिंग के अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए। चाहिए ही चाहिए, ऐसा है, चाहिए चाहिए चाहिए, सही है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही सस्ता मद्दा एग्जाम्पल है, जिंदगी में बहुत बार देखा है हमने इसको। अब तो खून पी चुकी है ये रिंग, किसी की शादी वाली रिंग नहीं है, ये बेंजीन की रिंग है, ये खुद की है उसकी। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इसके बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एन की वैल्यू अपने मन से मैंने 1 मान ली। ये प्लेनर है, दूर से दिख रहा है, साइकिल के अंदर है दिख रहा है, और सीडी भी लगी हुई है, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब कि ओवर अंदर पूरे रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, मतलब घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर हो गई डेफिनेशन बच्चों, सोच लीजिए, समझ लीजिए आराम से, सब कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, कुछ भी नोट लेने वाली बात नहीं है इसमें। समझ में आ गया, हाँ या ना, देख लो, क्योंकि यही एक इसी की कंडीशन बतानी होती है, बाकी किसी की ऐसी कोई कंडीशन खास बतानी नहीं है। देखो, एरोमेटिक तो ये होगा, एंटी एरोमेटिक कब होगा, जब तुम्हारा 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स ना होके इलेक्ट्रॉन्स हो जाए 4n+4n, सिर्फ 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। n की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, 0 तो हो नहीं सकती, तो 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 2 एंड सो ऑन। हाँ, CD का मतलब है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, तब वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। देख लो, एंटी एरोमेटिक के लिए सिर्फ एक कंडीशन चेंज की है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज की है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है और ऐसा काम कर रहा है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इनका एग्जांपल है आपके पास हीरा, ये आप रिंग बनाइए, 2 पाई बॉन्ड 2 पाई, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक है। पहचान लोगे, अरे पहचान लोगे कि नहीं अब यार, ये बताओ पहचान लोगे कि नहीं। पहचान लोगे भाई, पहचान लोगे ना।
अरे खत्म हो गया भैया। देखिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे फिर? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे भैया? जो एरोमेटिक नहीं है, फिर वो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और क्या कह सकते हो भैया? जब वो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि कौन से हो सकते? कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि एक सस्ता है, सबसे बहुत इजी है, तो इजी में मतलब ये है। देखो इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओगे? 4। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कौन सा होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ तुम्हारे हिसाब से? क्या होना चाहिए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अरे गधे, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। पहले ये बता, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन द रिंग हो रहा है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन द रिंग मतलब रिंग, पूरे रिंग में ये घूम रही है क्या? नहीं, तो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। लिख लीजिएगा नॉट कंप्लीट, नॉट सीडी, सीडी नहीं लगी इसमें। तो ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। सॉरी 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 सॉरी, नॉन एरोमेटिक हो गया। एन ए, एन डॉट ए, नॉन एरोमेटिक। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये सिंपल सा तरीका बता दिया। अभी देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन से तुम्हें याद करने पड़ेंगे। एंटी एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ जाता है। जैसे कि ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, इट इज साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। हाँ भाई, आप मुझे बताएंगे कैसा कंपाउंड है ये? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें? 8 दिख रहे हैं हमें। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तुम कहोगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मेरी बात सुनो जरा। और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी दिख रहा है हमें। देखिए आपको जो दिख रहा है वो ये है, ये घूम सकते हैं। सोच लो, ये घूम सकते हैं, है कि नहीं? बट ये बेटा घूम नहीं सकते क्योंकि ये नॉन प्लेनर इन नेचर होता है, ये याद रखना। ये नॉन प्लेनर होता है। इसकी शेप होती है ट्यूब शेप, ट्यूब 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 ट्यूब। नहीं, नहीं है बेटा, ये एंटी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ट्यूब शेप होती है इसकी, ट्यूब शेप इस तरीके से ट्यूब बनी होती है इसकी ऐसे। ये लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से। ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है। ये प्लेनर नहीं है, इस वजह से इसका दिक्कत ये है, ये प्लेनर नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एग्जांपल आपको याद ही रखना है। नॉन एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल आपको याद ही रखने पड़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सही है? समझ में आ गया? तीनों में देख लीजिए, आप तीनों के एग्जांपल्स को चेक कर लीजिए, तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। नॉन प्लेनर वाले बहुत ही कम होंगे, वो मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये नॉन प्लेनर है या नहीं है। बाकी जैसे आप करते हुए आ रहे हैं वैसे ही आप करते हुए चलिएगा, आपका काम हो जाएगा। पहले बताइए, समझ में आ गया ये चीज? एरोमेटिसिटी कर देंगे कि नहीं? एरोमेटिसिटी कर लेंगे कि नहीं? क्योंकि मैं क्वेश्चंस काफी सारे दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। कर लोगे ना एरोमेटिसिटी? ठीक है, चलिए। 3 क्वेश्चन आपके लिए, मतलब 3 क्वेश्चन यहीं पे करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करिएगा, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ लिख लिया होगा, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, अभी है 2 मिनट, 2 मिनट में काम हो जाएगा अपना। आइडेंटिफाई करिए कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। यही लिखना भी है आपको। ए है, ए है या एन ए है। सही है? जैसे पहला एग्जांपल है, 3 आपको एग्जांपल यही करने हैं, 3 एग्जांपल यही करने हैं, बाकी सब आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज, बहुत लल्लू है, बहुत लल्लू है। नेगेटिव चार्ज,
3 की जगह चाहो तो 4 कर सकते हो यहीं पे। हाँ भाई, सोच के बताओ क्या क्या होगा। जल्दी से बेटा सोच के बताओ, टाइम कम है। पहला वाला कैसा है? पहला वाला आपको देखो, खुद मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सब आपको जरूरत पड़ेगी। खुद देखिए आपने बनाए होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि ये पूरा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, मतलब हर तरफ कंप्लीट है। तो इसका मुझे पता चला कि देखो एन की वैल्यू क्या रखो, 0, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, प्लेनर भी है और सब कुछ भी है, साइक्लिक भी है, तो ये कैसा हो गया? एरोमेटिक। दैट इज एरोमेटिक होगा ये। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं? सोच लो, ये पॉइंट सबको क्लियर है? सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला क्या आएगा? सेकंड वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि ये कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। मैं आपको बता दूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा अभी भी। लोन पेयर देख के आप चौंकिएगा नहीं, जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गए वो उसके घर के कभी थे ही नहीं, वो तो दगाबाज थे। जो बेचारा पड़ोसी के साथ चला गया उसको क्या तुम घर का कहोगे? तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला नॉन एरोमेटिक है, क्यों? कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं दिखा पाएगा बेचारा, क्योंकि इसके पास ये sp3 है अभी, तो वो दिक्कत देगा, ठीक है कि नहीं। फोर्थ वाला, स्टिल फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हम देख चुके हैं भैया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना चुके हैं, ऐसे गोला गोला मार के 2 पॉजिटिव आया था अंदर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर है, साइक्लिक है, तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। किसी को दिक्कत है तो आप सोच लीजिए। बताइए, क्लियर है चारों? कोई इशू नहीं है चारों में? चारों क्लियर है ना? अरे बेटा एरोमेटिक होगा ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक होगा ना यार। एंटी एरोमेटिक क्यों होगा? एरोमेटिक होगा। सही है, चलिए होमवर्क लिख लीजिए फटाफट से, फटाफट से होमवर्क लिखिए जल्दी जल्दी। काफी सारे क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ आपको, करते रहिएगा घर पे बैठ के आराम से। ये सब होमवर्क में 5 से लेके जितने भी सब लिख रहा हूँ ना, सब होमवर्क में आएंगे। नोट करते चलिएगा बेटा, 12 तक हो गए हैं।
ये ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है, ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ ऑक्सीजन, ऐसे करके ऊपर ऑक्सीजन है, सही है। 16 तक नोट कर लिए होंगे, कर लेना आराम से। देखो ये रे सब दिखा रहा हूँ तो इसी पे। काफी है। मैं सब याद आ जाएगा इससे, नहीं आएगा तो भैया कुछ कर नहीं सकता इसका। इतने कर लाना पहले, मैं इसके बाद और आगे के क्वेश्चंस को मैं इन पे और करा लूंगा। पॉइंट ये है कि एटलीस्ट नोट तो हो जाएंगे आपकी कॉपी में, मोटिव तो ये है कि एटलीस्ट नोट तो हो जाए, ठीक है। तो कर लाना यार, 23 तक मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए मुझसे, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो यार।